हेलो फ्रेंड्स, ये जो है आपके परमाणु संरचना का लेक्चर नंबर 9 है। ठीक है, कक्षा 11 वालों के लिए। तो देखिए, इसके पहले वाला जो है लेक्चर नंबर 8 था, जिसमें क्या बातें हुई हैं, जिसमें बातें हुई हैं संभारिकों के बारे में और सम इलेक्ट्रॉनिकों के बारे में, संभारिकों के बारे में, सम इलेक्ट्रॉनिकों के बारे में, सम प्रोटॉनिकों के बारे में बातें हुई हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल्स बताए गए हैं। और मैंने कल ये हेडिंग करवाया था आपको कि बोर के परमाणु मॉडल के विकास की पृष्ठभूमि, कि मतलब बोर ने अपने परमाणु मॉडल को विकसित करने से पहले किन किन तथ्यों पर ध्यान दिया। तो सबसे पहला तथ्य क्या है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण की द्वैत प्रकृति। विद्युत चुंबकीय विकिरण की द्वैत प्रकृति। आप बोलेंगे विद्युत चुंबकीय विकिरण है क्या? विद्युत चुंबकीय विकिरण का जो एग्जाम्पल है, प्रकाश जो है, लिख देंगे आप लोग कि जो प्रकाश है आपका एक प्रकार का जो है विद्युत चुंबकीय विकिरण। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है। क्या वचन का था? विद्युत चुंबकीय और ऊपर आएगा प्रकाश एक प्रकार का। ये तो आ रहा है ना, उसके नीचे नहीं आ रहा। तो जानते रहिए आप लोग, प्रकाश एग्जाम्पल बस। प्रकाश जो है EMR है। ये तो आ रहा है कि नहीं? EMR का मतलब वही होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अंग्रेजी यही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और हिंदी है विद्युत चुंबकीय विकिरण। विद्युत चुंबकीय विकिरण। तो आप पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय विकिरण की द्वैत प्रकृति के बारे में, कण प्रकृति के बारे में और तरंग प्रकृति के बारे में। आपने ये सुना होगा, अभी तक यही जाना है आपने कि प्रकाश जो है तरंग होता है। प्रकाश एनर्जी है, प्रकाश को ऊर्जा मानते हैं आप, अर्थात तरंग मानते हैं, प्रकाश को तरंग मानते हैं आज तक आपने। लेकिन आप ये भी जानेंगे, यहाँ जब स्टडी करेंगे आप, तो आप ये जानेंगे कि प्रकाश जो है कण की भांति भी व्यवहार करता है कहीं कहीं। मैक्सिमम टाइम में तो जो प्रकाश है वो जो है तरंग की भांति व्यवहार करता है, तरंगों के गुण दिखाता है। लेकिन आप ये भी पढ़ेंगे कि प्रकाश कौन सा गुण दिखाता है? कण का गुण। ठीक है, और इसके बाद आप क्या पढ़ेंगे? परमाणु स्पेक्ट्रम संबंधी प्रयोग की व्याख्या। परमाणु स्पेक्ट्रम से संबंधित प्रयोग करेंगे और इसकी व्याख्या करेंगे आप। तो ध्यान दो, सबसे पहला पॉइंट है कि आप पढ़ लीजिए विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति। कण वाले की बात होगी, अभी कण वाले की बात होगी। ठीक है, तो पहले ये जानो कि विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति। तरंग प्रकृति को विकिरण प्रकृति भी कहिए। विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति का मतलब विकिरण प्रकृति। ठीक है, तरंग प्रकृति की व्याख्या जो है सन 1873 में किसने किया? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने किया। ठीक है, और ये जानते रहिए परिभाषा क्या होती है इसकी, कि वे तरंगे जिन्हें गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें क्या कहा जाता है? विद्युत चुंबकीय विकिरण। वे तरंगे या वे विकिरण कह सकते, वे तरंगे या वे विकिरण जिन्हें गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वे क्या कहलाती है? विद्युत चुंबकीय विकिरण। और आप जानते हैं कि प्रकाश जो है, जानते हो ना, किसी माध्यम की आवश्यकता ना होने का अर्थ ये है कि वो निर्वात में भी गति कर सकती, जहाँ कोई माध्यम ना हो। ठीक है, निर्वात में भी गति कर सकती है। देखो अच्छा ध्यान से। और जानते हैं प्रकाश जो है, ध्यान दो, प्रकाश जो है एक प्रकार का EMR है। क्यों? क्योंकि प्रकाश निर्वात में गति कर सकता है, और निर्वात में प्रकाश का वेग भी जानते हैं क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये देखो, ये प्रॉपर्टी आप एक बार पढ़ लीजिए, फिर मैं इसको डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा। ठीक है, कि विद्युत चुंबकीय विकिरण की विकिरणों में जो विद्युत क्षेत्र होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, और ये परस्पर लंबवत होते हैं। कि मान लीजिए आपका ये देखो, जैसे आप ऐसा मानो कि ये आपके तरंग के संचरण की दिशा है, ये तरंग के संचरण की दिशा है,
इसका इस टाइप से देखो ऐसे जा रहा है। देखो तरंगे ऐसे चलती है ना, ऐसे ऐसे चलती है तरंगे, इस प्रकार से चलती हैं ऐसे। मान लीजिए तरंग के संचरण की दिशा है, इसके लंबवत ये चल रहा है, ये केसेस है, ठीक है। इसके बाद जो आपका एक 3 घटक है, एक है तरंग के संचरण की दिशा जिधर तरंग चल रहा है, और दूसरा क्या है, विद्युत क्षेत्र है, और एक है चुंबकीय क्षेत्र। मान लीजिए तरंग के संचरण की दिशा है, आपने इसको मान लिया विद्युत क्षेत्र का घटक है, मान लीजिए आपने। और एक ऐसा होता है, ऐसा ये अंदर से ये ऐसा बनेगा, ऐसा फिर अंदर से ऐसा जाएगा। हाँ हाँ, एक ऐसा आएगा और एक ऐसा, हाँ सीधा मतलब ऐसा इस टाइप से इधर अंदर बाहर। तो इसमें अगर आप देखेंगे ना तो ये तीनों इस प्रकार की बनाएंगी, मतलब ये समझे अगर इनको तीनों को देखा जाए सही तरीके से तो ये तीनों जो है एक परस्पर, एक कैसे में परस्पर लंबवत होती है। परस्पर क्या होती है, लंबवत। इसके लंबवत ये होगा, ठीक है, और इसके लंबवत ये होगा, और जो आपका ये बना है वो भी लंब का मतलब खड़ा होना चाहिए, इससे लंबा ऐसे होना चाहिए, वो भी लंबवत आ जा रहा है ऐसे। तो यही बताया जा रहा है कि इसमें जो है विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और तरंग के संचरण की दिशा ये आपस परस्पर लंबवत होती है, ठीक है। यहाँ लिखाया गया है कि विद्युत चुंबकीय विकिरणों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं, और ये दोनों ही तरंग के संचरण की दिशा के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। या ऐसा नहीं कि शार्ट में लिखिए आप कि विद्युत चुंबकीय विकिरणों में विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा तरंग के संचरण की दिशा परस्पर क्या होते हैं, लंबवत हो। देखिए ध्यान से, ये आपका जो है विद्युत चुंबकीय विकिरण की स्ट्रक्चर बनाई गई है। इसमें आपका देखो ये है विद्युत क्षेत्र एंड ये तरंग के संचरण की दिशा है। ये क्या है आपका, ये चुंबकीय क्षेत्र है, देखो ये चुंबकीय क्षेत्र है, और ये कौन सा क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है। आप इनको ऐसे ही मानो कि आपका जो है तरंग के संचरण की दिशा है, ठीक है। इनमें से जो है मान लीजिए हमने इसको मान लिया चुंबकीय क्षेत्र, चलो इसको हमने मान लिया चुंबकीय क्षेत्र। आप ऐसा मान लो कि ये तरंग के संचरण की दिशा है, और जो ऐसे गति कर रहा है ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र घटक है, और जो ऐसे गति करेगा वो क्या होगा, जो ऐसे जाएगा, यहाँ से जाएगा। 3D में बना नहीं सकते आप उसको यहाँ से बना नहीं सकते, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक विद्युत क्षेत्र है, एक चुंबकीय क्षेत्र है, और एक तरंग के संचरण की दिशा है, और ये आपस में क्या है, लंबवत है, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ लिखा गया है विद्युत चुंबकीय तरंगों या विकिरणों के गुण, चाहे विद्युत चुंबकीय तरंग कहिए चाहे क्या कहिए विद्युत चुंबकीय विकिरण, इनके प्रॉपर्टी देखने हैं। तो देखो पहला प्रॉपर्टी क्या है, जो इनका वेग होता है वो प्रकाश के वेग के बराबर है। जो प्रकाश है एक प्रकार का यही है। अगर विद्युत चुंबकीय विकिरण की कहीं बात किया जाए तो आप मान लीजिए प्रकाश, क्या मान सकते हैं, प्रकाश आपका जो है क्या हो, प्रकाश एक प्रकार का जो है विद्युत चुंबकीय विकिरण है। तो इनका जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। प्रकाश का वेग जानते हैं कितना होता है, हाँ, जो प्रकाश का वेग है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा देखो ये थोड़ा सा नोटिस वाला पॉइंट है, इन्हें गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। जो विद्युत चुंबकीय विकिरणें हैं या प्रकाश ही कह दो, इन्हें गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं। अगर माध्यम नहीं होगा तो भी गति कर सकते हैं, माध्यम नहीं है तो भी गति कर सकते हैं। लेकिन ये ध्वनि तरंगे हैं, हाँ ध्वनि तरंगे हैं, जल तरंगे हैं, इन सब तरंगों को गति करने के लिए जो है माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगों को, जल तरंगों को, इन्हें जो है गति करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम नहीं रहेगा ये गति नहीं कर सकती। अगला क्या है देखो, ये बहुत नोटिस वाला पॉइंट है जो कि आपको मिलेगा। आपने क्या लिखा है, विद्युत चुंबकीय तरंग होना चाहिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों की ऊर्जा, विद्युत चुंबकीय तरंगों की ऊर्जा उसकी आवृत्ति के समानुपाती, और तरंग दैर्घ्य क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। इस वर्ड को बाद में भी बताया जाएगा, इस वर्ड को आपको समझाया जाएगा कि विद्युत चुंबकीय विकिरणों की या तरंगों की जो ऊर्जा है उसकी आवृत्ति के समानुपाती और उसकी तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती। इसका थोड़ा वर्ड का मतलब समझ लें आप। समानुपाती शब्द का मतलब है
कि अगर ऊर्जा अधिक है तो आवृत्ति भी अधिक रहेगी, या अगर आवृत्ति अधिक है ऊर्जा भी क्या रहेगी, अधिक। ये रट ले कि आवृत्ति और ऊर्जा में समानुपाती का रिलेशनशिप है। मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ थोड़ा नीचे, यहाँ इस आप लिख सकते हैं चाहे तो, कि ऊर्जा और आवृत्ति का जो है सीधा रिलेशन है, ऊर्जा का और आवृत्ति का। तरंगों के केस में जो ऊर्जा होती है वो आवृत्ति के समानुपाती होती है, और जो तरंग दैर्ध्य होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात अगर ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा। या ऊर्जा अधिक है तो आवृत्ति अधिक होगी, आवृत्ति कम, ऊर्जा कम है तो आवृत्ति भी क्या होगी, कम। लेकिन अगर इन दोनों तथ्यों की तुलना किया जाए तो हाँ, अगर ऊर्जा बढ़ रही है तो उसका तरंग दैर्ध्य कम होगा, या ऊर्जा कम है तो तरंग दैर्ध्य क्या होगा, अधिक। ऊर्जा कम तरंग दैर्ध्य अधिक, इन दोनों को एक ही माने आप कि ऊर्जा आवृत्ति एक समानुपाती का रिलेशनशिप है। एक ही नहीं मानना है, समानुपाती का रिलेशनशिप है कि अगर भाई आवृत्ति बढ़ेगी तो ऊर्जा बढ़ेगी, आवृत्ति कम होगी तो ऊर्जा भी कम होगी। तरंग दैर्ध्य अगर बढ़ता है तो ये दोनों कम होंगे, आवृत्ति और ऊर्जा दोनों का मान क्या रहेगा, कम। और अगर तरंग दैर्ध्य कम है दोनों का मान अधिक रहेगा। ठीक है, इसके बाद ये देखो तरंगों में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, वही पढ़ना है थोड़ा सा आपको, कि तरंगों में तरंग दैर्ध्य होता है, तरंगों में आवृत्ति होता है, तरंगों में वेग होता है, ये सब पढ़ेंगे। एक और नया वर्ड है उसको तरंग संख्या है, वो भी पढ़ेंगे आप। इतनी आप एनसीईआरटी के हिसाब से इतना पढ़ लेंगे आप। क्या, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, वेग, तरंग संख्या। तो इसमें सबसे पहला जो वर्ड है वो आपका क्या होगा, मिटाना कहाँ है, चलो इससे मिटा देते। देखो ध्यान से, पहला जो पॉइंट है वो क्या है, तरंग दैर्ध्य। तरंग, थोड़ा समझे ध्यान से आप, ये सब बातें फिजिक्स की हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट है वेवलेंथ, अंग्रेजी में बोलते हैं वेवलेंथ। हाँ, तरंग दैर्ध्य क्या बोलते हैं, वेव लेंथ। जानते इसको लैम्डा से दिखाते, इसका नाम है लैम्डा। ठीक है, लैम्डा। इसको तो ऐसे ही बना सकते हैं आप चाहे तो, ये ऐसे उल्टा वाई के ऐसे ऐसा ही बना सकते हैं चाहे तो आप, चाहे ऐसा चाहे ऐसा, जो भी है। ठीक है, लैम्डा। अब देखो कहते किसे, ये जान लीजिए तरंगे किस रूप, जो तरंग होती है ऐसे चलती है ना, उसको क्या बोलते हैं, ऐसे चलती है, जो उठा हुआ भाग उसका क्या नाम होता है, तरंग इस प्रकार से चलती है ना, तो उसमें उठा हुआ भाग का क्या नाम होता है, अरे नहीं यार, वो अलग चीज है। वो तो वहां बताया गया कि तरंग विद्युत चुंबकीय विकिरण जो होते हैं उसमें 3 घटक होते हैं, विद्युत क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, तरंग के संचरण की दिशा, ये 3 घटक होते हैं। लेकिन जब तरंगे चलती हैं तो उसमें क्या होता है पता है, कि जो उठा वाला सिरा होता है उसको स्ट्रिंग कहा जाता है, स्ट्रिंग। क्या कहा जाता है, स्ट्रिंग। ठीक है, हाँ, नीचे वाले को गर्त कहा जाता है, गर्त। ठीक है, तो ध्यान दें आप, जैसे मान लीजिए तरंग है, ये सुनो ध्यान से, बातें ना हो। जैसे मान लो ये तरंग है, इसमें सब घटक हैं, तीनों घटक हैं। आप ऐसा बात को देखो, मान लो ऐसे चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये नालायक, देखो ध्यान से। आप इस जो उभरा हुआ पार्ट है, ठीक है, उसको नाम दे सकते हैं आप कि ये दोनों क्या है, श्रिंग है। क्या है, श्रिंग। अंग्रेजी बोलते हैं क्रिस्ट, क्या बोलते हैं, क्रिस्ट, इसको बोलते हैं ट्रॉफ्स। इसको श्रिंग कहा जाता है। ऐसे श्रिंग लिखा है ना, श्रिंग पता नहीं कैसे लिखा है, गर्त। ये ध्यान दें, इसकी परिभाषा क्या होती है कि 2 क्रमागत श्रृंगों, ये 2 श्रृंग हैं,
दो क्रमागत श्रृंगों, दो क्रम से आने वाले श्रृंगों या दो क्रमागत गर्तों, दो क्रमागत श्रृंगों अथवा दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को आप क्या कहते हैं पता है? तरंग दैर्घ्य। ध्यान दें आप, दो क्रमागत श्रृंगों अथवा दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तरंग दैर्घ्य। ठीक है, जैसे आपका ये श्रृंग है, तो इन दोनों श्रृंगों के बीच की दूरी को आप लैम्डा कह सकते हैं। लैम्डा का मतलब तरंग दैर्घ्य। और ये दो गर्त हैं, इनके बीच की दूरी को भी आप क्या कह सकते हैं? लैम्डा। समझ पा रहे कि नहीं? और दूरी है, इसका एसआई मात्रक क्या होना चाहिए? मीटर। इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। ठीक है, लेकिन जो है इनका प्रायः यूज जानते हैं नैनो वगैरह में, नैनोमीटर। इनके लिए लिखा होता है कि तरंग की लंबाई तरंग का दैर्घ्य है, ऐसा बोलेगा। इनका तरंग दैर्घ्य 1 एंगस्ट्रॉम है, 1 पिकोमीटर है, 1 नैनोमीटर है, ये वर्ड यूज करेगा। एसआई मात्रक तो मीटर है, इसी बात नहीं है, इसका एसआई मात्रक मीटर है, लेकिन इनके लिए क्या वर्ड यूज करेगा? नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर। समझ पा रहे हैं? तो लिखिए इसको मिटा देखो देखो इसका परिभाषा क्या है? दो क्रमागत श्रृंगों दो क्रमागत श्रृंगों अथवा दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को आप क्या बोलते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मीटर, एसआई मात्रक मीटर होता है। लेकिन देखिए ये लिखाया क्यों गया है? हालांकि ये सब चीज़ें आपको जाननी चाहिए। आपको जब देगा तो देखो, मीटर वगैरह तो बड़ी लंबी लंबाई होती है, काफ़ी लंबी होती है। दूरी का मात्रक मीटर है, ठीक है, एसआई मात्रक बहुत लंबा होता है। लेकिन तरंग वगैरह तो बहुत छोटा, इनका जो पाथ होता है बहुत छोटे जाते हैं। ठीक है, इनका जो मार्ग होता है वो बहुत छोटा होता है। तो उसके लिए प्रायः यूज करते हैं क्या? पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, ये सब छोटे मात्रक हैं। ये साई मतलब मीटर से भी बहुत छोटे हैं, मीटर से बहुत छोटे मात्रक हैं। ये यूज किया जाते हैं तरंगों के लिए। ठीक है, अच्छा देखो क्या है, तरंगों के लिए भी माप सकते हैं आप, या परमाणु त्रिज्या वगैरह भी एंगस्ट्रॉम में ही मापी जाती है, बहुत छोटी होती है ना, इसीलिए। अच्छा ये देखो, ये क्या है? देखो आवृत्ति। आवृत्ति क्या है? 1 सेकेंड में किसी निश्चित बिंदु से जितने तरंग पास हो सकते हैं उनकी संख्या को आप क्या कहते हैं? तरंग संख्या कहते हैं। कोई निश्चित बिंदु, जैसे मान लीजिए कोई फिक्स पॉइंट हो, वहां से जितनी तरंगें निकल सकती हैं उनकी संख्या को ही आप क्या बोलते हैं? तरंग संख्या। तो इसका जो है इसे दिखाते हैं एफ या न्यू से, और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? या सेकेंड इनवर्स होता है। प्रति सेकेंड गुजरने वाली तरंगों की संख्या, प्रति सेकेंड गुजरने वाली तरंगों की संख्या को आप बोलते हैं तरंग संख्या। इसे एफ या न्यू से दिखाते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? सेकेंड इनवर्स। क्या हुआ? चलो तो है, इसका एसआई मात्रक सेकेंड इनवर्स या हर्ट्ज होता है। इसका एक फार्मूला भी होता है, एफ या न्यू बराबर 1/T। लेकिन फिलहाल आप ये जानते रहिए, अगर हर्ट्ज दिया समझ लो क्या दिया है? आवृत्ति। या सेकेंड इनवर्स दिया है मतलब क्या दिया है? आवृत्ति। बस यही समझना है, होता है आपको। ठीक है, इस सब कुछ देखो ध्यान से, आप एक बार देखने, थोड़ा सा देख के तब लिखें आप पहले। देखो क्या है? तरंग वेग। तरंग वेग क्या है? किसी तरंग द्वारा 1 सेकेंड में तय की गई दूरी को आप कह सकते हैं तरंग का वेग। तरंग का वेग। अब देखो, आप जानते हैं ना कि वेग बराबर दूरी बटा समय। देखो इसको मैं ना, जो फार्मूला मिला है इसको मैं 2 प्रकार से प्रूफ करा सकता हूँ। एक फार्मूला जानते हैं क्या है? आपको पता है कि वेग बराबर क्या होता है? वेग भी बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी का मात्रक मीटर होता है, अब बटा समय ये लिखते हैं। हाँ, तो सेकेंड इनवर्स कर सकते हैं आप उसको। अरे बटा समय है, ऊपर वाले क्या होगा? हो सकता है कि नहीं? वेग बराबर मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। मीटर का मतलब लैम्डा। अरे यार, आप यहाँ के लिए मीटर किसे दिखाता है? लैम्डा का तरंग दैर्घ्य है ना। मीटर का मतलब क्या? लैम्डा। और सेकेंड इनवर्स का मतलब क्या? न्यू। तो क्या हो सकता है? ध्यान दो, एक मॉडर्न वाला देखो। आप जानते हैं कि वेग बराबर होता है v बराबर d/t। d/t
तो हमने डी का मात्रक मीटर रख दिया, और यह सेकेंड इनवर्स होता है, तो प्रति सेकेंड ये सेकेंड इनवर्स हो जाएगा ना, ऊपर जाएगा तो सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। ये लैम्डा, ये न्यू, तो हो सकता है v इक्वल टू क्या, ऐसा कह सकते हैं। ये तुम्हारा आसान हो गया। वही लिखा गया है कि कोई तरंग जो है 1 सेकेंड में जितनी दूरी तय करता है उसको तरंग, उसका वेग कहा जाता है। या ये समझो, ये मॉडर्न वाला, मतलब मॉडर्न का फार्मूला आपको रटना है, फार्मूला कि जो तरंग वेग होता है वो क्या होता है, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति का गुणनफल होता है। उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही क्या हो सकता है, तरंग वेग। यही होता है। आप यहाँ से निकाल लो, क्या दिक्कत हो सकता है कि नहीं, कि v इक्वल टू लैम्डा इंटू वी, लैम्डा इंटू न्यू, v इक्वल टू लैम्डा इंटू, समझ तो आ रहा है ना, ये हो सकता है। अच्छा मान लो मैं यही ये तो यहाँ दिखा रहा है तरंग का वेग, किसी भी तरंग का वेग निकालना हो यही फार्मूला रट लो। कौन सा, कोई भी तरंग हो, ध्वनि तरंग हो, जल तरंग हो, किसी भी तरंग का अगर निकालना हो वेग तो फार्मूला होना चाहिए उसका लैम्डा, उसका तरंग दैर्ध्य इंटू उसकी आवृत्ति, उसकी आवृत्ति। लेकिन मैं यहाँ किसकी बात करूंगा, आप किसके बारे में पढ़ रहे हैं, EMR के बारे में पढ़ रहे हैं। जो आपका पॉइंट्स है स्टडी करने का यहाँ के उद्देश्य से, यहाँ ध्वनि के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ध्वनि भी तरंग है। आप जल तरंगों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, आप किसके बारे में पढ़ेंगे, EMR या लाइट की बात करेंगे। बंद है, यहाँ पढ़ेंगे EMR या लाइट के बारे में। तो EMR में लिखवा दिया ना कि EMR का जो वेग होता है प्रकाश के वेग के क्या होता है, बराबर। तो प्रकाश के वेग का c, अगर प्रकाश वाला हो तो यहाँ c कर सकते हैं, बाकी सब तरंगों के लिए v करना, क्योंकि सभी तरंगों का वेग जो है प्रकाश के वेग के बराबर नहीं होता। ध्यान दो आप, सभी तरंगों का वेग जो है प्रकाश के वेग के बराबर नहीं होता। तरंगों के वेग निकालने का, तरंगों का वेग निकालने का नॉर्मल सा फार्मूला है क्या, v इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू, ये तरंगों के वेग निकालने का फार्मूला है। लेकिन अगर यही हो जाए EMR, जिसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, तो प्रकाश के वेग के लिए c रख सकते हो कि नहीं, आप क्या रख सकते हैं, c। तो हो सकता है c इक्वल टू लैम्डा इंटू वी, किसके लिए, ये लगा सकते हैं फॉर EMR, किसके लिए भाई, वेग का ये फार्मूला लगा सकते हैं EMR या प्रकाश के लिए, EMR या प्रकाश के लिए। बाकी कोई भी तरंग हो उसका वेग निकालना हो तो ये वाला फार्मूला, ठीक है। तो ये कर सकते हैं, या ये नहीं कर सकते क्या, न्यू इक्वल टू c अपॉन लैम्डा, हो सकता है कि नहीं। ये फार्मूला आप रटे रहिए, इसी फार्मूले का यूज करना, न्यू इक्वल टू c अपॉन लैम्डा, न्यू इक्वल टू c अपॉन लैम्डा, बहुत बार यूज करेंगे आप, बहुत बार बता रहा हूँ। अब देखो ये क्या है, तरंग संख्या। तरंग संख्या क्या होता है कि इकाई दूरी, इकाई दूरी का मतलब प्रति मीटर लंबाई हो जाए, प्रति मीटर लंबाई हो जाए ना, या प्रति मीटर या प्रति सेमी हो जाए, प्रति मीटर या प्रति सेमी जो दूरी है उसमें उत्पन्न तरंगों की संख्या को आप क्या कहते हैं, तरंग संख्या। आपको डेफिनेशन नहीं रटना है। या नीचे वाला देखो कि तरंग दैर्ध्य का जो उल्टा होता है उसी को आप क्या बोलते हैं, तरंग संख्या। तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रम को आप क्या बोलते हैं, तरंग संख्या। ठीक है, ये रटो, ये तरंग संख्या, दैर्ध्य के व्युत्क्रम को तरंग संख्या कहा जाता है। इसको न्यू बार से दिखाते हैं, न्यू बार, न्यू बार, ये जानते रहिए। एक बार मात्रा को पढ़ लीजिएगा सबको। हाँ, तब देखो क्या हो सकता है, न्यू बार बराबर 1 अपॉन लैम्डा हो सकता है, क्योंकि व्युत्क्रम की बात कर रहा है ना। न्यू बार बराबर 1 अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा क्या हो सकता है, मीटर या सेमी। अगर मीटर हुआ तो मीटर इनवर्स हो जाएगा। इसका मतलब देखो, अगर आपने लैम्डा मीटर में लिया तो इसका मतलब क्या आएगा, मीटर इनवर्स। सेमी में लिया तो क्या आएगा, सेमी इनवर्स। समझ पा रहे कि नहीं ना। तो आप जितने भी फार्मूले हैं सब जाके घर पे एक बार थोड़ा रिपीट कीजिएगा। फार्मूले का ही काम है, आपको डेफिनेशन किसी को थोड़ा ही बताना। ठीक है, फार्मूले समझेंगे कैसे कैसे होता है, और उसी पे बेस्ड जो है कल बहुत सारे प्रश्न आपको कराए जाएंगे। ठीक है, आज तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो गई है ना, आज जाने दीजिए, कल से आप प्रश्न सॉल्व करें। कल बहुत सारे प्रश्न सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, चलिए।